हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। और आज का चैप्टर हमारी क्लास 11th की इंग्लिश की बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं कि मेरी दादी हर एक की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। वह 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी थी। जब से मैं उन्हें जानता था, लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर भी थी और उनका एक पति भी था, परंतु यह विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। मेरे दादा की तस्वीर ड्राइंग रूम में टांड के ऊपर लटकती थी। वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके छाती के अधिकतर भाग को ढक लेती थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे इस प्रकार से नहीं दिखते थे कि उनकी एक पत्नी थी या बच्चे थे। वे ऐसे दिखते थे मानो उनके बस बहुत से पोते पोतियां थे। जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने का सवाल है, यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है। वे हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिनको वह बचपन में खेला करती थी। वे सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था और इसको हम महान संतों की कहानियों जैसे समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी। वे हमेशा से ही नाटी और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। उसका चेहरा एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था जो सभी जगह से सभी जगह जाती थी। नहीं, हमें पक्का विश्वास है कि वह हमेशा से ही ऐसी थी जैसा कि हम उनको जानते थे। बूढ़ी, इतनी भयंकर बूढ़ी कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 वर्ष से उसी आयु पर रुकी हुई थी। वह शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी पर हमेशा मन से सुंदर थी। वह घर में सफेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ अपनी कमर पर अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुए तथा दूसरे हाथ में मनकों की माला जपती हुई घूमती थी। उनकी चांदी जैसी सफेद लटें बिना बंधे हुए उनके पीले झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरी रहती थी और उनके होठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी, एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफेद पवित्रता का फैलाव। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए जब वे शहर में रहने गए तथा हम लगातार एक साथ रहे। वह मुझे सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस सुर में करती थी जबकि वह मुझे नहला रही होती थी और कपड़े पहना रही होती थी, इस आशा में कि मैं इसे सुनूंगा और दिल से याद कर लूंगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, परंतु इसे सीखने की तकलीफ कभी नहीं की। फिर वह मेरी तख्ती लेकर आती जिसको वह पहले ही धो चुकी होती थी और मुल्तानी से पोंछ चुकी होती थी। एक छोटी मिट्टी की स्याही की दवात और एक लाल कलम, इन सब को इकट्ठा बांधती और इसे मुझे दे देती। एक मोटी बासी रोटी और उस पर मक्खन और चीनी डालकर नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते। वह अपने साथ गांव के कुत्तों को डालने के लिए एक बासी रोटी ले जाती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें अक्षर और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। मेरी दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई बैठी रहती, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ समूह में अक्षर या प्रार्थना गाते हुए बैठे रहते थे। जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर चुके होते थे तब हम घर वापस चलते। इस बार गाँव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। वे हमारे पीछे घर तक आते, गुर्राते हुए, और जो रोटियां हम उनके लिए फेंकते उन पर झगड़ते हुए। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तब उन्होंने हमें बुला लिया। यह हमारी दोस्ती का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि हमारा कमरा एक ही था, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे और उसने शहर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही वर्ष बीतते गए, मेरा और दादी का मिलना कम होता गया। कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। जब मैं वापस आता तो कुछ अध्यापक ने पढ़ाया होता था, वह पूछती थी। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान की बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत, धरती का गोल होना आदि बताता था। इससे वह नाराज हो जाती थी। वह मेरे पाठ में सहायता नहीं कर सी। वह उन चीजों में विश्वास नहीं रखती थी जो वे मुझे स्कूल में पढ़ाते थे और परेशान थी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में
कोई पढ़ाई नहीं थी। एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत भी सिखाया जाता था। वह बहुत परेशान हो गई। उसके लिए संगीत का संबंध काफी अपवित्र चीज से था। यह केवल वेश्याओं और भिखारियों का ही एकाधिकार था और भद्र पुरुषों के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, पर उनकी चुप्पी का मतलब असहमति था। वह उसके बाद मुझसे कभी कभार ही बातें करती थी। जब मैं विश्वविद्यालय जाने लग गया था तो मुझे अलग से कमरा दे दिया था। दोस्ती का साझा संबंध टूट गया था। मेरी दादी ने एकांतवास त्याग की भावना के साथ स्वीकार कर लिया। वह विरले ही अपना चरखा काटना किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक वह चरखा काटती हुई और प्रार्थना करती हुई बैठी रहती थी। केवल दोपहर को ही वह चिड़ियाओं को खिलाने के लिए आराम करती थी, जबकि वह बरामदे में रोटियों के टुकड़ों में तोड़ती हुई बैठी रहती। सैकड़ों छोटे पक्षी तरह तरह की ध्वनियों करते हुए उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। कुछ आते और उनके पैरों में बैठ जाते, दूसरे उनके कंधों पर बैठ जाते, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। वह मुस्कुराती थी पर उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। यह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे पक्की तसल्ली थी कि दादी परेशान होंगी। मैंने 5 वर्ष के लिए दूर रहना था और उनकी उम्र में कोई कमी नहीं बता सकता था, पर मेरी दादी बता सकती थी। वह भावुक भी नहीं थी। वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई, परंतु उन्होंने बात नहीं की और कोई भाव नहीं दिखाया। उनके होठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे और मन प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां अपने माला के मनकों को रटती हुई व्यस्त थी। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं गया तो वह गीला निशान मैंने अपने पास रखा, शायद जैसे वह हमारे बीच शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था, परंतु ऐसा नहीं था। 5 वर्ष बाद जब मैं वापस घर आया तो वह मुझे स्टेशन पर मिली। वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी। अब भी उनके पास बोलने का समय नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। मेरे आने के पहले दिन भी उनके पास सबसे अधिक खुशी के पल वो थे जब उन्होंने झूठी डांट फटकार के साथ चिड़ियों को लंबे समय तक खिलाया। शाम को उनमें एक बदलाव आ गया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ढोलक लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के लिए उन्होंने टूटे हुए ढोलक की ढीली खाल को पीटा और योद्धाओं के घर लौटने पर गाए जाने वाले गीत गाए। हमें उन्हें थकावट को टालने के लिए रोकने का आग्रह करना पड़ा। यह पहला समय था जहां तक मैं उनको जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगली सुबह को वह बीमार पड़ गई। यह हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वह चला जाएगा, पर मेरी दादी दूसरी तरफ यह सोचती थी। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नजदीक था। उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का पहला पाठ बंद होने के कुछ घंटों पहले ही प्रार्थना करना छोड़ा था, वह और समय उनके साथ बातें करने में व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। हमने मना किया, पर उन्होंने हमारे मना करने की उपेक्षा कर दी। वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती हुई और माला जपती हुई। इससे पहले कि हमें सदैव हो पाता, उनके होठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वह मर गई थी। हमने उनको बिस्तर से उठाया, जैसे कि रिवाज होता है, उनको जमीन पर लिटा दिया और एक लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया। कुछ घंटों के विलाप के बाद उन्हें उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। शाम को हम एक साधारण अर्थी के साथ उनका दाह संस्कार करने के लिए जा रहे थे। सूर्यास्त हो रहा था और उनके कमरे और बरामदे की सुनहरी रोशनी से चमका दिया गया था हम आंगन में आधी दूरी तय करने के बाद रुके। बरामदे में सभी जगह और उनके कमरे में ठीक वहां तक जहां वह मृत लेटी हुई और लाल कफन में लिपटी हुई थी। हजारों चिड़ियां फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी।
कोई चहचहाट नहीं थी। हमने पक्षियों के लिए अफसोस किया और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उन्होंने उनको टुकड़ों में तोड़ा जिस तरह मेरी दादी किया करती थी और उनके लिए सामने फेंक दिया। चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम मेरी दादी की लाश को ले गए वह चुपचाप उड़ गई। अगली सुबह सफाई करने वाले ने रोटी के टुकड़े को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।